आप आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का ब्लड सैंपल लो, पता चल जाएगा कल दारू पिया है कि नहीं। आप किसान को आतंकवादी कहा, पाकिस्तानी कहा, किसान को खालिस्तानी कहा, सबको ये गाली देते हैं। आप सवाल आपसे, क्या इन सब जो माहौल चल रहा है उसका असर बंगाल चुनाव में पड़ेगा? बीजेपी को कहीं ना कहीं झटका लगेगा? मैं बीजेपी को दिल्ली में नहीं देखे, पंजाब में नहीं देखे, हद हो गया। वहाँ पे आप मानने का पूरा बीजेपी कहीं आना जाना, कभी हिंदू मुसलमान, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड, कभी दलित गैर दलित। नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं 7 बार के एमपी पप्पू यादव जी, जो कि बिहार में शराबबंदी को लेकर एक अलग मुहिम छेड़े हुए हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे जो मुहिम है आपकी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शराब नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसी है, बिजनेस पॉलिसी भी में शराब, जीने के वे में भी शराब। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तब भी शराब हमारे काउंट करता है। गुजरात में भी शराब बंद हुए थे और वो आपको हर जगह शराब बिकते हैं, मिलते हैं, उसमें कहीं बहस नहीं। बिहार की सरकार 5 साल पहले शराब बंद करने का निर्णय लिया कि मैं किसी भी कीमत पर शराब नहीं चलेगी, फैक्ट्री बंद हो गई। एक मजबूत निर्णय उन्होंने लिया। 4,500 करोड़ का लगभग रेवेन्यू की क्षति हुई बिहार की। 5 सालों के अंदर एक पैरेलल इकोनॉमी 50,000 करोड़ की शुरू हो गई। 50,000 करोड़ लगभग। अब ये 50,000 करोड़ की जो रेवेन्यू है, ये बिहार के आम लोगों का पैसा है। ये नेपाल जाता है, बंगाल जाता है, झारखंड जाता है, यूपी जाता है, पंजाब और हरियाणा जाता है, और कुछ पैसे वहाँ के माफिया नेता पदाधिकारियों के घर में। तो हमारे पैसे माफियाओं के घर भरते हैं, दूसरे स्टेट का घर भरता है। 200-300 रुपये का बोतल 1400 रुपये में, 1500 रुपये में। तो रेवेन्यू आप देखिए ना, 5,000 करोड़ का जब 200 बोतल हम बेचते थे। दूसरी तरफ लगभग हर पंचायतों में जहरीली शराब दलितों के गांव में। जब आप दलित के गांव जाइएगा तो वहाँ देखिएगा कि माफियाओं के द्वारा मतलब पूरा प्रोटेक्ट करके, दबा के, डरा के दलितों के घर में जहरीली शराब बनाया जाता है। और वो कॉमन मैन और जो गरीब लोग हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करते हैं। तो उसकी अलग पैरेलल इकोनॉमी है। वो माफियाओं के घर में ज़्यादा जाता है और उससे ज़िंदगी भी जाती है। तीसरी जो सबसे बड़ा घाटा है वो क्या हुआ उसको समझिए। तीसरा सबसे बड़ा घाटा हुआ है कि डिलीवरी बॉय लड़का लोग बन गए, उसमें भी गरीब, दलित, अत्यंत पिछड़ा का बेटा, बेरोजगार लड़का, आम आदमी का बेटा ज़्यादा डिलीवर बॉय हो गया। तो अब तो आप यूथ की ज़िंदगी तबाह कर दी। आप कह रहे हैं कि हमने डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने का प्रयास किया। अब मुझ पर कोई, हमारे घर में लड़की पर या हमारी बेटी पर, पत्नी पर, माँ पर ज्यादती हो रही है तो हम थाना ही जाएंगे। थानेदार शराब बेचवा रहा है तो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस का केस तो वो लेगा नहीं। जब मैं कहूँगा मेरा पति दारू पी के आया तो वो तो लेगा नहीं। या मैं ऊपर जाऊँगा तो वो भी मिले हुए हैं, वो लेगा नहीं। तो वो जाएगा कहाँ? तो डोमेस्टिक केस का वायलेंस जो है वो भी। दूसरी तरफ यदि कोई आम आदमी किसी शराब माफिया के खिलाफ या किसी के खिलाफ बात करता है तो या तो उसको थानेदार केस में इन्वॉल्व कर देता है या तो फिर जो माफिया है वो मरवा देता है। तो मरने के डर से और केस के डर से भी चीज़ें चुप हो गई, अस्थिर हो गया। पांचवी चीज़, लगभग इतनी बड़ी जो पैरेलल इकोनॉमी है, जो सबसे ज़्यादा पैसा आज के डेट में शराब में है। वैसे भी वर्ल्ड की इकोनॉमी ड्रग्स और आर्म्स पर टिका हुआ है।
तो अब लोगों को लगता है, थानेदार को, नेताओं को, इससे सरल पैसा तो कुछ हो नहीं सकता। यदि हम 10 करोड़ का माल बेचे और एक बार 2 करोड़ का माल पकड़ा गया, तब भी हम सेव हैं। फिर 10 करोड़ का बेच लेंगे, फिर 2 करोड़ का माल पकड़ा जाएगा, तब भी हम सेव हैं। तो उसको लगता है कई गुना टाइम्स हम बहुत आराम तरीके से तो लगभग पॉलिटिशियन का पैसा इन्वॉल्व है तस्करी में, शराब में। अब ये एक इतना बड़ा शराब का वेब हो गया है, ग्राउंड रियलिटी हो गया है, तस्करी हो गई है कि आप उसके कोई अंदाज़ा नहीं कर सकते हो। आप इसको समझ लें। मतलब है कि इस जड़ को अब समाप्त करने का में बहुत मुश्किल होगी। शराब माफिया ही अब शराब को ओपन नहीं होने देगा, या नेता, कि इतना पैसा आराम से किसी पॉलिटिशियन के घर में भी आ रहा है। दोनों सभी पार्टियों को शराब माफियाओं के द्वारा पैसे भी जा रहे हैं, और जो पार्टी हैं लगभग दोनों गठबंधन के नेता इसमें शराब में इन्वॉल्व है। वहाँ 4 नेक्सस है पैसे कमाने का: शराब, बालू खनन, जमीन और ठेका। तो जमीन जो सरकारी है वो भी लगभग नेताओं ने और पदाधिकारी मिलके बेच दिया। बालू माफिया जितने हैं लगभग सरकार के और पदाधिकारी के पैसा इन्वॉल्व है, नेताओं का पैसा इन्वॉल्व है। सरकार का मतलब घाट की डाक भी नहीं, सारे घाटों से वही हजारों ट्रैक्टर डेली चलती है। तो आज सबसे बड़ी पैरेलल इकोनॉमी शराब हो गई है। अब गोदाम में पकड़ाते हैं तो नेताओं का गोदाम होता है, चपरासी को आप जेल भेज देते हो। आपने इतने दिनों के अंदर एक भी शराब माफिया को का आपने अकाउंट सीज नहीं किया। आपने नेताओं और पदाधिकारियों का ब्लड सैंपल नहीं लिया। आप आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का ब्लड सैंपल लो, पता चल जाएगा कल दारू पिया है कि नहीं। आप लगभग थाने का ब्लड सैंपल लो, पता चल जाएगा रात में दारू पिया है कि नहीं। तो आप ब्लड सैंपल क्यों नहीं लेते हो कि कौन दारू पिया, पदाधिकारी और नेता? जिम्मेदारी तय करो, अकाउंटेबिलिटी तय करो। तो आपने यह भी नहीं किया। दूसरी चीज़, आपने मैं समझता हूँ कि ये तय नहीं किया कि जो अकूट पैसे संपत्ति अर्जित किए हैं उसकी सीज होगी कि नहीं, ईडी उसको जांच करेगा कि नहीं। पदाधिकारियों को कहा गया एक बार, और जिस एसपी ने, आईजी ने कहा था कि अपनी अपनी संपत्ति आप ऑनलाइन कीजिए, उसके ट्रांसफ़र हो गई। 18 ऐसा पदाधिकारी है पटना में बैठा हुआ जो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया लगभग उस बाहर विदेशों में भेज दिए हैं। अब वो बैठा हुआ है, उसकी फाइल दबी हुई है इकोनॉमिक्स ऑफेंस में। एक बिस्ट ईमानदार अफसर हुआ करते थे, वो उसको हटा दिया गया, उसने सब कुछ को यहाँ होम में आ गया। उसके बाद गंगवार आए, जो लोग आए वहाँ पर एडीजे के तौर पर, वहाँ सरकार के आदमी आए। तो इकोनॉमिक्स ऑफेंस के तहत न तो नेताओं की संपत्ति जांच हुई, न तो माफियाओं की जांच सीज हुआ, और न तो पदाधिकारी का हुआ। तो आपने किसी की संपत्ति भी सीज नहीं की। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में आप जिस व्यापारी को पकड़े, गिरफ्तार किए, 1 या 2 या 3, तो वो व्यापारी जो सप्लाई करता था बिहार में, वो किसको सप्लाई करता था? जिसको सप्लाई करता था आप उसके नाम से एफआईआर लॉन्च नहीं किया। आप उससे पूछेंगे ना सप्लाई जिसको किया, वो कहा होगा आपको, तो आपने उसको केस में इन्वॉल्व नहीं किया। जेल आप उसको भेजे जो शराब पीते थे, सजा भी लगभग वैसे ही लोगों को हुई। और शराब की एक बड़ी पैरेलल इकोनॉमी जारी है और मौत जारी है। आपने कहा था 6 महीने के अंदर सजा होगी, वो भी नहीं हुआ। आपने कहा था दरोगा से एसपी, कलेक्टर तक सभी लोग जिम्मेदार होंगे। आज तक 5 सालों में एक भी एसपी, कलेक्टर या
डीएसपी सस्पेंड नहीं हुए, डिस्चार्ज नहीं हुए, एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ। शराब, जहरीले शराब से मरने वालों एफआईआर नहीं हुए। दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया, फिर बाद में उसको रिमूव कर दिया गया। तो जब हम 40 करोड़ 30 करोड़ एक थाना में 2.5 साल रह के दारू में कमा लेंगे 10 करोड़ रुपया, तो यदि हम 6 महीने के लिए सस्पेंड ही हो गए तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। सर नीतीश कुमार का कहना है कि जो भी ये आंकड़े आप बता रहे हैं या जो भी हैं वो सारी हवा में है, कोई भी सर मुझे तो समझ में नहीं आता है। जब डेली 2 करोड़ का शराब बिक रहा है, पकड़ा रहा है। दीदारगंज थाना में 1 महीने में 7 करोड़ का शराब पकड़ाया, तो वो पकड़ा रहा है आज भी 5 साल के बाद, और मर रहा है जहरीली शराब में। डेली ट्रक 450 आता है, जिसमें 10 ट्रक पकड़ाता है, तो पकड़ा रहा है ना हो। तो इसी सब हवा में क्या है। ये इसी चीज़ पे तो आरोप लगाते हैं विपक्ष पे कि विपक्ष की सारी एक सोची रणनीति की तरह से सारी चीज़ें कराते हैं। यार थाना में बड़ा पकड़ रहा है, वो इसी की सरकार। इसमें विपक्ष है, सत्ता पक्ष। विपक्ष तो अपने पी के मस्त रहता है, खो मंगला परल रहा, नहीं खेमे तो सुतल रहा। चोर चोर मुसेरा भाई सब अपने पीले रहता है, वो क्या पकड़ाएगा। विपक्ष का भी नेता एमएलए लोग इसी में इन्वॉल्व है, वो क्या पकड़ाएगा। जब सबका पैसा इन्वॉल्व है, सब नेता करिए रहा है, तो वो क्या पकड़ाएगा। एक दूसरा चीज, ये दुनिया को पता है शराब के मामले में। कल भी एक कोर्ट ने सजा की है। शराब में गोपालगंज में सब गरीब मर गए थे, आंख अंधा हो गया था। और दूसरी बात, मैं जब ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आम आदमी का छोड़ो, नेता और पदाधिकारी का जांच कर लो दारू पीता है कि नहीं, थानेदार का जांच कर लो, तो क्या आपत्ति है। तो हमारे चुनौती को स्वीकार कर ले। जिसके पास साइकिल नहीं था उसको स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, पल्सर गाड़ी, और एक ठो कौन गाड़ी होता है हु करता है, अपाची, वो सब गाड़ी हो गया। एक तो छोटका गाड़ी बेचेंगे, स्कॉर्पियो ले लेंगे। और सबसे ज्यादा पदाधिकारी नेताओं को पैसा शराब से ही आ रहा है, और सबसे ज्यादा पैसा जमीन में लग रहा है, क्योंकि अब बैंक में रखने का जगह नहीं बचा, तो जमीन में लगा दो। तो भैया सत्ता पक्ष क्या बोलता है, तो पढ़े लिखे को फारसी का कहावत नहीं है, हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो भैया सब दिखता है कि बिहार सरकार 5 सालों के अंदर, अभी परसों एक न्यूज चैनल ने पूरा भर दिन 12 जिले का दिखाया दारू कहाँ कहाँ बिकता है। विधानसभा के आगे, विधानसभा के पीछे, मुख्यमंत्री जी के घर के पीछे, शहर में, पटना टाउन में, सब मोहल्ले में शराब बिकते हैं, टोटल मोहल्ले में। तो दिखाया, जो जाता है वो दिखता है, पकड़ाता है। और जब ऐसा नहीं था तो आप कह रहे हो हम इतना लाख लोगों को पकड़ दिए, तो जब पी रहा है तबे ना पकड़े, तबे ना आप बोल रहे हो कि सजा भी दिलवाए। तो सजा तो आप पीने वाले को दिलवाए, माफिया को नहीं दिलवाए। तो चित भी मेरी या पट भी मेरी, दोनों बात कैसे संभव। सर एक बिहार से निकल के इधर आऊँगा, उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन काफ़ी बीजेपी के सरकार के खिलाफ चल रहा है, उसमें भी आप काफ़ी एक्टिव दिखे। क्या लग रहा है, क्या सरकार किसानों की मांग को मानेगी, या किसान अब थोड़ा डाउन हुए हैं, क्या लग रहा है उस सरकार होता है कि बीजेपी का सरकार होता है। सरकार तो भारत का ना हो, भारत ने चुना है। तो अब किसान किसी सरकार का नहीं ना है, किसान तो देश का है। 3 ठो मुद्दा है, ज़्यादा मुद्दा अभी किसान का है नहीं। 63 फसल है और 21 पर एमएसपी लागू किया है। 21 पर भी 6 फसल पर ही एमएसपी लागू होता है, और उस 6 फसल में भी
बिचौलिया हमारे यहाँ ना भंडारण है 2000, ना हमारे पास कोई गोदाम है, जबकि 28 प्रकार की मिट्टी है। पशुपालन से और कृषि से और फूड प्रोसेसिंग से हम दुनिया बदल सकते हैं, मखान से। और हमारे यहाँ 2 फसल पर भी MSP नहीं है, कहने के लिए धान और गेहूँ। हमारे यहाँ मक्का है, मखान है, हमारे यहाँ इतने सारे केला, लीची, चीनी, गन्ना आप देखिएगा तो हम तो औने पौने दामों में बेचते हैं। हम 3 फसल कर सकते हैं, लेकिन 1 फसल से 2 फसल पर रुक जाते हैं। तो ये जो भारत का किसान है उसको आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम का किसान बना दिए हो। बेंगलोर की वही स्थिति, तमिलनाडु की वही स्थिति, महाराष्ट्र की वही स्थिति। अब बिहार में, भारत में किसान कितने हैं? 40 डिसमिल लोगों के पास 1 डिसमिल ज़मीन नहीं है, प्रतिशत लोगों के पास। हाँ, 1 बीघा से नीचा ज़मीन है 92% लोगों के पास। तो किसान हुआ नहीं। किसान होगा 3 एकड़ से जो ऊपर ज़मीन है। अगले बार भारत में दाल सबसे ज़्यादा हुआ और हम विदेश का दाल लाके 1,24,000 रुपया कमा लिए। हमेशा फायदे की बात करते हैं ये सरकार। अभी 1 महीना के अंदर, 3 महीना के अंदर लगभग 21 लाख करोड़ टैक्स से पैसा आया इस भारत को। टैक्स तो ये कहाँ गया? 21 लाख करोड़ सिर्फ डीजल पेट्रोल के टैक्स कहाँ गया? किसको डाल रहे हो? कभी ये सरकार कहती है कि हम व्यापारी नहीं ना हैं, बिजनेस करें। तो आप बेचने के लिए आए थे? सरकार का मतलब होता है एक देश का मुखिया, गार्जियन, और एक परिवार के मुखिया को ये दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है कि बिना किसी बोझ के, बिना किसी टैक्स के, अब रेलवे को आप 50 रुपया, 30 रुपया टिकट कर दिए, 2 रुपये का टिकट। तो आप बोझ के लिए नहीं ना आए थे, आप आए थे अपनी जनता को सहूलियत देने के लिए। अब यदि मैं ट्रेन को प्राइवेटाइजेशन कर दिया और जिस स्टेशन पर ज़्यादा भीड़ है और उस स्टेशन के भीड़ के चलते पप्पू यादव हमने ट्रेन को खरीद लिया उस स्टेशन को, तो हम टिकट भी बढ़ा देंगे, तो हम तो बोझ डाले जनता पर। तो ये जो सरकार है जो कहती है कि मैं व्यापारी नहीं हूँ, बिजनेस करने का काम मेरा नहीं है, तो ये जो NBCC, EBCC, सारा जो ONGC, सबको जो धन पशु नेहरू जी, गांधी, या जो पुरानी सरकार ने जिन चीज़ों को आम जनता के लिए, कुछ चीज़ों को घाटा, कुछ चीज़ों को फ़ायदा, सरप्लस करके, बहुत बोझ नहीं करके भारत को एक इकोनॉमिकल दुनिया का एक कंट्री बनाया, आपकी -31 GDP हो गई, वर्ल्ड में सबसे नीचे। इसके लिए तो वो कोरोना को जिम्मेदार बताते हैं। भैया मेरे, फिर वही बात, कोरोना में इन्होंने कितना वसूला बैंक में देख लो ना। मैं कह रहा हूँ 102 बैरल जब था तब 56 रुपया बेचते थे मनमोहन सिंह, 54 रुपया, और जब 54 है तो तुम 100 से ऊपर बेच रहे हो। क्या बोलते रहते हैं आप लोग। गैस की सब्सिडी के साथ कीमत बढ़ा दिया आपने डेली। तो जो किसान अपनी बात कह रहा है, 100 दिन हो गया, काला दिन आज वो मना रहे हैं, और 100 दिनों में इनको फुर्सत नहीं मिली एक बार भी किसान के दर्द को। इतने किसान मर गए, उनको 1 रुपया नहीं दिया, उन पर मरहम नहीं लगाया, उनके घर नहीं गए। हाय तौबा, खुद गोली मारी, खुद साजिश किया, किसान को आतंकवादी कहा, पाकिस्तानी कहा, किसान को खालिस्तानी कहा, सबको ये गाली देते हैं। देश के
कभी हिंदू मुसलमान, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड, कभी दलित गैर दलित, कभी पटेल गैर पटेल, कभी मराठी गैर मराठी, कभी जाट गैर जाट, कभी बंगाली गैर बंगाली, कभी सिख गैर सिख। तो आप देश को कितना नफरत में टुकड़े टुकड़े में बांटोगे और फार्मर्स को गाली दे रहे हो। तो ये फार्मर्स के बारे में इनको पता नहीं है। पानीपत की लड़ाई, महाभारत की लड़ाई, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई, सन 57, सन 42, 47, ये जो यहाँ बैठे हैं ना, ये सन 57, 47 और 71 से बड़ी युद्ध की लड़ाई कर मरने के लिए बैठल है। और ये इसका पूरा बेनिफिट बिहार, झारखंड और गरीब प्रदेश को ज़्यादा मिलेगा। जहाँ पर किसान छोटे हैं, उस छोटे किसानों को ज़्यादा मदद मिलेगी। जब उसका 2900, 2400, 2100 रुपया उसको मिलेगा। तो ये लड़ाई कोई 1 करोड़ 2 करोड़ ट्रैक्टर और 1 करोड़ की गाड़ी वाला है। पूरा एसी लग गया, पूरा का पूरा सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर एसी लग गया। 1 लाख किसान है अभी। कल हम वहीं गए थे, अभी गाजीपुर जा रहे हैं। पूरा बड़ा बड़ा घर बन रहा है, समझ गए। लंबी चलिए सर। इसी पे एक अंतिम सवाल आपसे, क्या इन सब जो माहौल चल रहा है उसका असर बंगाल चुनाव में पड़ेगा? बीजेपी को कहीं ना कहीं झटका लगेगा? मैं बीजेपी को दिल्ली में नहीं देखे, पंजाब में नहीं देखे, हद हो गया। वहाँ पे आप मानने का पूरा बीजेपी कहीं आना जाना नहीं आएगा आपके अकॉर्डिंग? तो ये थे मेरे अकॉर्डिंग नहीं, जनता के अकॉर्डिंग। तो ये थे हमारे साथ पप्पू यादव जी, जिन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी बीजेपी और किसान आंदोलन और बिहार के मुद्दों पर। कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं प्रखर वासनी, डेटा न्यूज़, नोएडा।